नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 को डिस्कस करेंगे कि इन्हें सॉल्व करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है और एग्ज़ाम टाइम में दिमाग कैसे काम कर रहा होता है। इससे पहले कि क्वेश्चंस के लिए आप चैनल की पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपको भी मेरे साथ क्वेश्चंस सॉल्व करना होगा और वीडियो एंड होने पर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए थे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक बहुत पॉपुलर व्यक्ति के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो हिस्ट्री में जो भी बिग पर्सनैलिटीज़ हुए हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। एक तो ये सीख आपको मिल रही है यहाँ से। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट। तो आपको करेक्ट चीज़ें पढ़ना है। तो चलिए स्टेटमेंट 1 और 2 अपन पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, ही पसेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम्स ऑफ द ईस्ट। ईस्ट मतलब भारत की ही बात कर रहा है वो, है ना। तो इतने जो महान व्यक्ति हैं, ऑब्वियसली महान व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे देश के बारे में अच्छा तो सोचेंगे, ग्रेट लव तो रखेंगे, लेकिन आपको एक डाउट आएगा कि आपने ये भी पढ़ा है कि ये कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा के खिलाफ रहते हैं, सती प्रथा के खिलाफ रहते हैं। तो इन्होंने हमारी बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ भी रहा है। तो अभी आप यहाँ पर पहुँच गए डाउट वाली सिचुएशन में कि पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है। अभी आप इसको डाउट ही बने रहने दो, तो बगल में आप क्वेश्चन मार्क लिख लो, है ना। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए। चलिए, तो सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन एंड वीमेन। तो देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यार इतने बड़े महान व्यक्ति थे और सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, मतलब वो ह्यूमन डिग्निटी और सोशल इक्वलिटी की बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे अखबार निकाले, किताबें लिखी, मतलब वो रैशनल और साइंटिफिक अप्रोच को भी सपोर्ट कर रहे थे, एजुकेशन को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही होना है, तो आप इसको सही मान सकते हैं। इस तरह से आपके पास अब आंसर क्या आ जाता है, या तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड ओनली, या ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 या 2। अब आप 50-50 की कंडीशन में आ गए हैं। अब तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। चलिए अब हम दोबारा से स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं और उसमें जोर देकर सोचते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप इस तरह की कंडीशन में ना, अब जो स्टेटमेंट में जो भी दिया है आप उसका रिवर्स सोचो। रिवर्स मतलब पूरा उल्टा सोचना है। यहां पर बोला है कि वो ही पजेस्ड ग्रेट लव, है ना। आप इसका उल्टा सोचो, नॉट लगाकर निगेटिव क्वेश्चन बना, निगेटिव स्टेटमेंट बनाइए। ही डिड नॉट पजेस्ड ग्रेट लव। अब ये बताओ, अब आप जब इसको पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि यार ये बात तो गलत हो रही है कि ही डिड नॉट पजेस्ड ग्रेट लव। मतलब जब आप उसको निगेटिव रूप में देख रहे हो, उस जो भी स्टेटमेंट दिया है यूपीएससी ने उसका जब आप रिवर्स करके देख रहे हो तो आपको स्टेटमेंट क्या मिल रहा है, गलत। ठीक है, रिवर्स करने में स्टेटमेंट क्या मिल रहा है, गलत। तो जब अगर आप इसको रिवर्स नहीं करते, मतलब जैसा दिया है यूपीएससी ने वही स्टेटमेंट को पढ़ोगे, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके सही होने के चांस रहेंगे। ठीक है, ये लॉजिक आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप दोबारा इसको रिवाइंड करके फिर से समझिए कि क्या बोल रहा हूं, है ना। क्योंकि ये इस तरह से आप 2 से 3 क्वेश्चन हर यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में बना सकते हैं। ठीक है, चाहे वो यूपीएससी का सीएसई हो या दूसरे जो सीडीएस के एग्जाम होते हैं, एनडीए के एग्जाम होते हैं, या इवन दूसरे कोई एमपीपीएससी या और कोई स्टेट पीएससी बैंक वगैरह के एग्जाम का आप दोगे, तब भी आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सोच के बना सकते हो। जो दिया है उसका आप रिवर्स करो और रिवर्स करने पर सोचो कि आपका अब आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अब रिवर्स करने में आपको जो चीजें पता चल गई, क्लैरिटी मिली, तो अब आप उसको सोचो कि अगर वो रिवर्स नहीं करते तो क्या होता। तो जो भी आपका भी आंसर आ रहा है उसका ऑब्वियसली उल्टा होता। यहां पर जो दिया हुआ है, यहां रिवर्स करने में हमको क्या मिल रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो मतलब अगर हम रिवर्स नहीं करेंगे तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आया, स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ 1 एंड 2। और यूपीएससी ने भी इसी को ही सही आंसर लिया है। ठीक है, तो यही सोच के मैंने एग्जाम में भी बनाया था। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 12
पर पढ़ते हैं। 12 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विथ रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। मतलब असहयोग कार्यक्रम के बारे में आपको कुछ बातें बोली गई है ना। असहयोग आंदोलन मतलब आपका 1920 से 22 वाला है ना, जो गांधी जी करवाते हैं। अब हाउ मेनी ऑफ द अबव वर पार्ट्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, मतलब आपको ये बताना है कि जो असहयोग कार्यक्रम में इनमें से क्या क्या चीजें थी, जो ऊपर 4 स्टेटमेंट दिए उनमें से कौन कौन से असहयोग आंदोलन के पार्ट थे। ठीक है, चलिए अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला है बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ। देखिए जब से वो स्वदेशी आंदोलन वगैरह हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं हम विदेशी कपड़ा इन सब का तो बॉयकॉट करते आ रहे हैं, है ना, उनको जलाते थे। ये चीज आपने बहुत बार पढ़ी होगी, तो आप इस स्टेटमेंट को भी सही मान सकते हो, है ना, कि ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, कि हमको शांति का और अहिंसा का वहां पर फॉलो करना है। अब आपको यहां पर ये स्टेटमेंट पढ़ के सबसे पहले दिमाग में आ रहा होगा चौरी चौरा कांड, है ना। तो चौरी चौरा कांड पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो अभी आप इसको मतलब या तो गलत मान लो या डाउट की कंडीशन में रख लो। लेकिन अभी इसके बारे में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पर ये नहीं बोला है कि असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, ये बोला है कि असहयोग आंदोलन का ये जो कार्यक्रम था उसमें क्या था, है ना। तो कार्यक्रम में तो अच्छी बातें लिखी होगी, वहां तो ये नहीं बोले होंगे गांधी जी की आपको हिंसा करना है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, अहिंसा को स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस, आपको ये स्टेटमेंट सही मानना है। ठीक है, इस तरह से आंसर आएगा। पर रियल एग्जाम में ना ये बहुत माइनर सी मतलब बात है और अक्सर इंसान इस पे गलती कर दिए रहेगा। ठीक, इवन मैंने भी शायद इस क्वेश्चन को गलत ही किया था, मैं याद तो नहीं है कि क्या अटेम्प्ट किया था, लेकिन इस क्वेश्चन को इस पॉइंट में आप गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है ना। तो इसको आप सावधानी पूर्वक अगर बनाते हैं तो ही आप इसको सही कर पाओगे, और अगर लास्ट लास्ट में अगर आप बना रहे होंगे तो आप तेज गति से बना रहे होंगे और इसको गलत करके आओगे। ठीक, अब स्टेटमेंट 3 को पढ़ते हैं, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने अपने सर की उपाधि छोड़ी थी, और भी बहुत सारे जो उपाधियां थी, केसर ए हिंद वगैरह छोड़ी थी, है ना, गांधी जी ने। तो टाइटल्स को तो रिटेंशन करने की बात नहीं हुई, इनको तो आपको क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 क्या था, सही था। स्टेटमेंट 2 चलिए आपको डाउटफुल हो सकता है स्टेटमेंट 2 क्या है। ठीक, और स्टेटमेंट 3 क्या है, इसके तो गलत होने के चांसेस हैं। अब स्टेटमेंट 4 क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। तो देखिए असहयोग कार्यक्रम है, तो जब हम सरकार का असहयोग करेंगे तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, गांवों के लेवल में हमको पंचायत बनाने होंगे, और ताकि जितने भी डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं उनको हम सॉल्व कर सकें, है ना। तो पंचायत तो बनाएंगे ही। तो स्टेटमेंट 1 भी 100% श्योर है कि होगा, स्टेटमेंट 3 का हम 100% श्योर है कि वो नहीं होगा, और स्टेटमेंट 4 का हम 100% श्योर है कि वो होगा। ठीक है, ये आपने बस लॉजिक से ये चीज बनाया, मतलब आपके पास कम से कम ये स्थिति तो आ गई कि 2 तो आपके कोई ना कोई पॉइंट सही है और जो एक पॉइंट है वो गलत है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बोल रहा है ओनली 1 करेक्ट है, ये आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी ऑल दी 4 ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरे नंबर का है वो सही नहीं है, इसलिए ऑल दी 4 नहीं आएगा। अब आपके पास आता है कि या तो आंसर नंबर बी कि ओनली 2, या ऑप्शन नंबर सी ओनली 3। तो अब आपको समझना है कि जो ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस है इसके बारे में, है ना। अब यहां आकर अब आप जो भी आप ऑप्शन लगाओ वो एग्जाम टाइम पे देखिए, अभी मैं आपको बोल दूंगा कि वो स्टेटमेंट सही है और आप इसको मतलब सही मानकर ऑप्शन ओनली 3 लगाइएगा। लेकिन मैं भी जानता हूं प्रैक्टिकली आपके साथ ये होगा कि आप इस क्वेश्चन को अब यहां इस कंडीशन में आके गलत करने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो यहां आपको सीख ये मिलती है कि कभी कभी आपको जो वर्ड दिया गया है ना उसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगे तो लगे, लेकिन आप उसको चाहो तो 1 या 2 बार और एक्स्ट्रा पढ़ लेना कि हाँ हमको नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में बोला है, ना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, है ना। एक्चुअल में जो हुआ था उसके बारे में नहीं बोला है, होना क्या चाहिए था, क्या कार्यक्रम बनाया गया था उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये चीज आपको सीखने को मिलती है। ठीक है, अदरवाइज यूपीएससी ने जो आंसर लिया वो मैं बता देता हूं। तो ऑप्शन इसने लिया है सी ओनली 3। तो आपका स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 4 भी सही है, और स्टेटमेंट 3 गलत है। तो ये आपका आंसर रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरघट्टा वॉस।
तो देखिए अर्घट्टा मतलब ये एक मिडिवल टाइम की एक चीज रहती है, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मतलब ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और एक दो साल पहले यूपीएससी ने मेंस में भी ये पूछा था कि साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या किए गए हैं मिडिवल टाइम पे, उसमें भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट में से एक यही था, अर्घट्टा, है ना, जो एक इरिगेशन डिवाइस रहती है। अब बात यह है कि अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पता नहीं है तब क्या करेंगे? तब तो देखिए आप चारों ऑप्शन को पढ़िए, उनको इमेजिन करिए कि वैसा कुछ चीज़ हो सकता है क्या, वैसा कुछ चीज़ प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या। अगर कोई चीज़ पॉसिबल है तो आप उसके साथ जाइएगा, अगर आपको कुछ चीज़ इमेजिन नहीं हो रही तो आप मान के चलिएगा कि वो स्टेटमेंट आपका आंसर नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली। तो देखिए आप जैसे पुली मतलब जैसे आप समझ गए होंगे क्या है। तो पुली में अगर आप कुछ लेदर की चीज का आप एक वाटर बैग बना रहे हो और उसको खींच रहे हो, तो एग्जाम टाइम पे जो मैं इमेजिन किया था कि लेदर को खींचना थोड़ा मतलब मुश्किल हो सकता है, फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा होगा, तो वो उतना बहुत अच्छी डिवाइस बन के नहीं आएगी, है ना। तो ऑप्शन ए के आंसर होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। फिर उसके बाद चाहो तो आप अपने मन से कुछ कुछ ग्रेडिंग दे सकते हो कि इसके आंसर होने के चांसेस कितने हैं। एटलीस्ट आप ये लिख सकते हो कि ऑप्शन ए के आंसर होने के चांसेस बहुत कम है, बगल में लिख लेना ये चीज। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अ लार्ज व्हील विथ अर्थन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। मतलब एक बड़ा सा आपका पहिया जैसा है जिसके एंड में क्या होगा, कुछ मटके जैसे कुछ लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपने कहीं फोटो देखा होगा बचपन में, है ना, कोई हिस्ट्री की किताबों में, या आपने अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से तो आपने ऐसा कुछ चीजें एक्चुअली में देखा भी हो सकता है, ठीक है, कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसके सही आंसर होने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा है, ठीक है, ए से। अब सी क्या बोल रहा है, अ लार्जर अर्थन पॉट ड्रिवन बाय बुलॉक्स। तो बैलों के द्वारा खींचे जाने वाला एक बहुत बड़ा मटका। तो देखिए ये चीज पॉसिबल तो है, लेकिन हाँ आपने बचपन से कभी ये चीज उतना देखा नहीं होगा, तो आप मान के उस बस इस बेसिस में आप मान के चल सकते हो कि इसका आंसर होने के चांसेस बी के मुकाबले कम है, ठीक है, लेकिन ए के मुकाबले ज्यादा है, ठीक है। अब आप ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, अ लार्ज वाटर बकेट पुल्ड अप बाय रोप डायरेक्टली बाय हैंड। देखिए ये भी आपका फिजिबल तो है ये चीज होना, ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि अगर एक बहुत बड़ा आपका मतलब पानी से भरा बाल्टी है और उसको आप अगर हाथ मतलब रस्सी की मदद से हाथ से खींच रहे हो, तो इरिगेशन डिवाइस बनने के चांस, उसके इरिगेशन डिवाइस कहलाने के चांसेस कम रहेंगे, है ना। अदरवाइज ये चीज भी फिजिबल है, पॉसिबल है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों ही आपके हैं तो फिजिबल, लेकिन ए के होने के चांसेस रिलेटिवली कम है, उससे थोड़ा ज्यादा है ऑप्शन नंबर डी के, ऑप्शन नंबर डी से थोड़ा ज्यादा है ऑप्शन नंबर सी के, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं है अपने जीवन में, तो आप जा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, जिसके आंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और यूपीएससी ने भी आंसर क्या लिया है, बी। तो अर्घट्टा होता क्या है, एक लार्ज व्हील ही होता है जिसके एंड में कुछ आपके मटके रहते हैं, और सर वो जब घूमते हैं तो उससे इरिगेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस आंसर को लाया जाता है, अदरवाइज इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। हाँ आप यहाँ से आपको एक सीख ये भी मिलती है कि आपको करना क्या है, यूपीएससी इस तरह के टर्म्स पूछता है एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से, तो आपको एनसीईआरटी में जितने भी टर्म्स हैं इस तरह के, वो सारे आपको नोट डाउन कर लेना है और उन सबको एग्जाम के पहले 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है ताकि बन जाए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन में, हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड एज्यूम्ड द टाइटल्स मट्टविलास विचित्र चित्त एंड गुणभर। देखिए अब ये जो टाइटल्स वगैरह है ना, ये एंशियंट टाइम के अगर राजा ने दिया है, तो उस टाइम पे अंग्रेजी तो चलती नहीं थी, है ना, संस्कृत चलती थी या कुछ अन्य भाषाएं चलती थी। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या हिस्ट्री में जब भी टर्म्स का पूछे तो आपको क्या करना है, इसको हिंदी में पढ़ना है, इस क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करना है, तब आपको फायदा रहेगा। अब आप हिंदी में पढ़िए, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्त विलास विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधियां धारण की थी। अब आपको इन उपाधियों में ना कुछ, अगर आप कुछ वर्ड सोच पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए आपने ऑप्शन जब चारों ऑप्शन पढ़ोगे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सिंह वर्मन, इनमें से बहुत ज़्यादा चांस है, अगर आप ढंग से पढ़ाई किए हो तो आप ऑब्वियसली इनमें से दो नाम तो आपने सुना होगा,
महेंद्र वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ये दोनों नाम आपको मिलते हैं पल्लव डायनेस्टी में, है ना। तो पल्लवों के एक राजा रहते हैं, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी वर्मन करके लिखा हुआ है, तो आप मान सकते हो कि कहीं ना कहीं ये पल्लव राजाओं की के ही शासक ने ये उपाधियां धारण की थी। अब देखिए एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था वही बताता हूं। ये जो मुझे मध्य विलास से कुछ समझ नहीं आया, गुड़ भरा से भी कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन जो विचित्र चित्त है ना, वहां से एक चीज मुझे समझ में आई। जो विचित्र चित्त है, चित्त कहीं ना कहीं चित्र जैसा सुनाई दिया। और जो राजा महेंद्र वर्मन है ना, उसने अपने आप को एक उपाधि दिया था चित्रकार पुली। पुली का तमिल भाषा में मतलब होता है टाइगर, ठीक है। तो चित्रकार पुली मतलब वो अपने आप को जितने भी चित्रकार हैं उनमें सबसे बढ़िया मानता है, इस टाइप का है। तो वो व्यक्ति अपने आप को विचित्र चित्त जैसे भी उपाधियां देने के चांसेस हैं, क्योंकि विचित्र चित्त और चित्रकार पुली लगभग एक जैसा आपका एक ही कंडीशन के कारण नाम मिला होगा, ऐसा आप सोच सकते हो। हाँ, यही चीज सोचा मैंने, और इस कारण से मैंने आंसर अटेम्प्ट किया महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और यूपीएससी ने भी ऑप्शन क्या लिया है, ए लिया है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो आप इस तरह से सोच सकते हो अगर आपको पता है तो। और अगर नहीं पता तो फिर आपके पास यही ऑप्शन है कि आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़िए, वहां पर आपको नाम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। चीनी यात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो देखिए फाहियान इंग्लिश में भी आपको सेम मिलेगा, तो ऐसा कुछ है नहीं कि हिंदी या इंग्लिश से कोई फर्क पड़ रहा है। वैसे भी प्रीलिम्स में आपको हिंदी या इंग्लिश से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट एनवायरमेंट और साइंस के क्वेश्चंस में, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए जो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि फाहियान जो है वो किसके समय में आया है। तो आपको एक तो ये चीज़ यहाँ पर समझना है कि जितने भी ट्रैवलर्स हुए हैं एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में, आपको उन सबका एक पेज में नोट डाउन करके लिख लेना है कि वो ट्रैवलर कौन था, किस देश से आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, और एक और चीज़ ये कि उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ें यूपीएससी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, चलिए तो अब ये देखते हैं कि फाहियान किनके समय में आया है। और अब ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इजी वाली कैटेगरी में है, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, यहाँ वहाँ आप कई जगह सुने भी होंगे इनके बारे में। 3 तो पॉपुलर आपके चाइनीज़ पिलग्रिम होते हैं, उनमें भी 2 ज़्यादा पॉपुलर हैं, ह्वेनसांग और फाहियान। तो इनके बारे में आपको थोड़ा पता रखना ही पड़ेगा, एटलीस्ट ये जानकारी कि वो किसके शासनकाल में आए थे। तो आपको अगर ये क्वेश्चन बन रहा है तब आप कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं उठा रहे हो, क्योंकि ये सबसे बन रहा है। लेकिन हाँ, इस तरह के जो वेरी इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको समझना ये है कि ये क्वेश्चंस अगर आपने गलत किए तो आप बाकियों से पीछे हो जाओगे, पूरे 2.5 नंबर ना 2.67 नंबर आप पीछे हो जाओगे। तो यहां आपको गलती नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको। ठीक, और इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो आप फाहियान के बारे में भी पढ़िए, जितने भी ट्रैवलर्स भारत में आए उनके बारे में भी पढ़िए, और ये जो 4 ऑप्शन में राजा दिए हैं और 14 नंबर के क्वेश्चन में भी जो राजा दिए थे उनके बारे में भी पढ़ लीजिए, है ना। क्योंकि जो इस साल ऑप्शन में वो अगले साल क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, ये यूपीएससी करते रहता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप आशा करता हूँ आप बहुत कुछ चीज़ें सीखे होंगे, खासकर ये चीज़ें कि जैसे अर्घट्टा वाला क्वेश्चन था कि उसमें आपने आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी की बेसिस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। फिर जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 11 में हमने ये चीज़ सीखा था कि कैसे हम जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका हम रिवर्स जाकर सोचते हैं और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में हमने ये सीखा था कि जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम दिया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिया है, तो ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है और इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और ओवरऑल इन 5 क्वेश्चन में आपने एक चीज ये फोकस किया होगा कि 11 से 15 तक क्वेश्चन कैसे थे हिस्ट्री के। हमने जो पिछले वीडियो में देखा था क्वेश्चन कैसे थे इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी कैसा काम कर रहा है, एक साथ एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ले रहा है ना, कि 4-5 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट के पूछ लिए, तो ये भी यूपीएससी कर रहा है। तो ये एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर वो हर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में सब्जेक्ट ही चेंज कर देना तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंफ्यूज होगा। तो एटलीस्ट आप इसको एक
ये चीज़ सोच सकते हो कि ये आपका समय ही बचा रहा है ये चीज़। और अगर ऐसा यूपीएससी कर रहा है कि हर अगला क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट का आ रहा है ना, तो आप मान के चलिएगा पेपर क्या होगा, थोड़ा लेंदी बन जाएगा अपने आप। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आपका जो 2 घंटा है ना, वो उस तरह से आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा एग्जाम में। प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।